मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महीने भर में रिया के शरीर की खरोंची और घाव तो ठीक हो गए, लेकिन वह अपने साथ हुए हादसे को भूल नहीं पा रही थी। ना वह खाती पीती, ना स्कूल जाने या पढ़ने को तैयार होती। बस बिस्तर पर लेटी हुई एक ही बात बोलती रहती, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मम्मी पापा भैया ने बहुत कोशिश की वह दोबारा पढ़ने में अपना मन लगा ले तो यह हादसा भूल जाएगी, लेकिन उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। वह अपने मन की गहराई में कहीं अपने आप को ही गुनहगार मान बैठी थी। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई थी। मम्मी पापा को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। उनकी मेधावी बेटी का भविष्य एक हैवान ने बर्बाद कर दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, मगर नहीं जान पाए कि वह कौन शैतान था जिसने एक मासूम की खुशियां, उसका सुनहरा भविष्य, उसकी प्यारी मुस्कुराहट, सब कुछ बर्बाद कर दिया। डॉक्टर आशा अब भी कभी कभी रिया से मिलने आ जाती थी। उन्हें उससे हमदर्दी हो गई थी। वे स्वयं भी इस घटना से बहुत दुखी और क्षुब्ध थी और नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी प्रतिभा यूं घुट कर रह जाए। एक दिन वे रिया से बोली, बेटा अब तो तुम ठीक हो चुकी हो, स्कूल जाना और पढ़ना शुरू करो। इस साल तो तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना होगा क्योंकि तुम्हें मेडिकल की तैयारी भी तो करनी है। अब समय मत गवाओ और कल से ही स्कूल जाना शुरू करो। क्या करूंगी मैं पढ़कर? मैं अब जीना नहीं चाहती, सब कुछ खत्म हो गया। उसका सदमे से भरा सपाट स्वर सुनकर आशा जी धक रह गई। सचमुच रिया में जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई थी। फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वे उसे समझाने लगी, पढ़कर तुम डॉक्टर बनोगी। तुम्हारे तो मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, जीते तो वे भी हैं जिनका कोई नहीं होता। फिर तुम्हारा तो पूरा परिवार है उनके लिए, और डॉक्टर बनकर लोगों का दुख बांटने के लिए तुम्हें जीना है, लोगों की सेवा करनी है। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना सीखो रिया। यूं हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। आप तो जानती हैं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं स्कूल जाऊंगी तो सब मुझसे दूर भागेंगे। कौन अपनी लड़की को मेरे साथ रहने देगा? तब मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। आंटी, सब जगह मेरी बदनामी होगी। और रिया फपक फपक कर रो दी। आशा जी ने उसे रोने दिया। वे चाहती थी कि रिया के मन का सारा गुबार निकल जाए, तभी वह कुछ अच्छा सोच और समझ पाएगी। वे चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। जब रिया कुछ शांत हुई तब उन्होंने उसे प्यार से देखा और बोली, दुनिया बस काला पीपल तक ही सीमित नहीं है, तुम दूसरे शहर भी जा सकती हो। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी वे अपना ट्रांसफर करा लें और ऐसी जगह चले जाएं जहां तुम्हें कोई ना पहचानता हो और तुम सहजता से रह सको। रिया की आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक सी आ गई। फिर बोली, लेकिन मैं तो वहीं रहूंगी ना। लोग मुझे नहीं जानेंगे, लेकिन मैं कैसे भूल जा पाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। रिया की आंखों में फिर एक भय उभर आया। इसी बात का डॉक्टर आशा को डर था। दरअसल हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा है कि बचपन से ही लड़की को यह सिखाया जाता है कि विवाह होने तक उसे अछत यौवना रहना चाहिए। पति के अलावा किसी भी पुरुष के छूने या कौमार्य भंग होने से लड़की अपवित्र हो जाती है। बचपन से ही रूढ़िवादी समाज ऐसी मान्यताएं लड़की के मन में कूट कूट कर भर देता है और इन खोखली मान्यताओं के जाल में उलझ बेचारी पीड़िता निर्दोष होते हुए भी किसी दूसरे के कुकर्म की सजा उम्र भर भोगने को विवश हो जाती है। रिया भी ऐसे ही समाज में पली बड़ी है, इसलिए उसमें भी ऐसे ही संस्कार भरे हुए हैं। समाज में भले ही किसी को पता ना चले, पर वह स्वयं अपने आप को उम्र भर के लिए अपवित्र हो गई है मान बैठी है।
पर डॉक्टर आशा ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। तुम्हें भूलना होगा रिया, आशा जी कठोर स्वर में बोली। क्या लोगों के एक्सीडेंट नहीं होते, हाथ पैर नहीं टूटते? उसके लिए तो लोग जिंदगी भर मुंह छिपाकर रोते नहीं रहते। फिर तुम क्यों रोओगी? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष है या तुम्हारा कसूर नहीं है? हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि इस केस में हमेशा लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है। वह नीच राक्षस तो समाज में सिर ऊंचा करके चलता है और पीड़ित लड़की कोई गलती ना होने के बाद भी ताउम्र एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी रिया। मैं किसी भी हालात में तुम्हारी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुमने गलत हो ना हो, दोषी गलत और दोषी तो वह हैवान था। तुम्हें इस घटना को रात में देखा गया बुरा सपना समझकर भूलना ही होगा। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं किसी आश्रम या मिशनरी चली जाऊंगी। ईश्वर की आराधना कर लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता लूंगी। रिया ने उदास स्वर में कहा। ईश्वर होता तो तुम्हारे साथ या होने देता? वह पत्थर या मूर्ति में कभी नहीं होता। और तुम्हें अभी इन धार्मिक स्थलों और आश्रमों की सच्चाई पता नहीं है। ऐसी बात भी अपने मन में कभी मत लाना। धर्म के तथाकथित ठेकेदार भगवान और धर्म के नाम पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन आश्रमों में ऐसे ऐसे काले कारनामे करते हैं जिनके बारे में कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना बताती हूँ। डॉक्टर आशा ने 2 मिनट रुककर अपने माथे से पसीना पोंछा और आगे कहना शुरू किया। मैं तब 10-11 साल की थी और छुट्टियों में नानी के गांव गई थी। नानी के पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनकी 16-17 वर्ष की एक छोटी बेटी थी जो बहुत सुंदर व गुणवान थी। मैं सारा दिन दीदी दीदी कहती उसके आसपास घूमती रहती थी। एक दिन खेत से वह अकेली लौट रही थी। पिता जरूरी काम से खेत पर ही रुक गए थे। रिया पलंग पर लेटी तो उसे देर तक नींद नहीं आई। वह भी नीरज से काफी प्रभावित हुई थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके दिल के एक कोने को छू लिया था। लेकिन वह बार बार यह सोच रही थी कि क्या वह नीरज को अपने अतीत के बारे में बता दे या चुप रहकर रिश्ता स्वीकार कर ले। अगर वह बता देती है तो नीरज से रिश्ता टूटना तय था और अगर नहीं बताती तो सारी उम्र उसके मन पर एक बोझ रहेगा और वह यह बोझ लेकर जी नहीं पाएगी। रिया बेचैनी में उठकर टहलने लगी। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। तब रिया के पिता काला पीपल नामक छोटे कस्बे में रहते थे। 2 साल के लिए उनकी पोस्टिंग वहां हुई थी। हंसता खेलता सुखी परिवार था उनका, जिसमें उनके बच्चे, रिया, उसका बड़ा भाई और छोटी बहन थी। तीनों ही मेधावी छात्र थे। उनका बड़ा सा सरकारी बंगला कस्बे से बाहर की ओर था। रिया तब मात्र 16 साल की किशोरी थी। अपने रंग रूप और मेधावी होने के कारण वह सबकी लाडली थी। पूरे कस्बे में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए उसके स्कूल के आसपास चक्कर काटते थे। लेकिन रिया इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। वह खुशमिजाज थी, हमेशा हंसती रहती और सबसे मीठा व्यवहार करती। रिया तब 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। अगले साल से मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देनी थी। कस्बे में एक टीचर थे, सिद्धार्थ सर। वे बोटनी और जूलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनसे पढ़े हुए बहुत से स्टूडेंट का चयन मेडिकल में हो चुका था। रिया ने 11वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होते ही एक सीनियर से 12वीं कक्षा की किताबें ली और सिद्धार्थ सर के यहाँ पढ़ने जाने लगी। उनका घर कस्बे के बिल्कुल दूसरे छोर पर था और वहां ज्यादा घनी बस्ती भी नहीं थी। यहाँ 27 जून की बात है। मानसून आ चुका था। शाम 6 बजे तक आसमान बिल्कुल साफ था। रिया अपनी स्कूटी उठाकर पढ़ने चली गई। उसकी 2 सहेलियां भी उसके साथ पढ़ती थी। पढ़ाई के बाद उनके बीच स्कूल की पढ़ाई और पीएमटी की तैयारी पर चर्चा होने लगी। ऐसे में रात के 8 कब बज गए
पता ही नहीं चला। बाहर आसमान पर बादल छाए हुए थे। रिया की सहेलियां पास ही में रहती थी, अतः वे पैदल ही चली गईं। रिया ने भी अपनी स्कूटी उठाई और घर की ओर तेजी से चल दी। अभी वह आधा किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंची होगी कि तेज बारिश शुरू हो गई। रिया बारिश से तरबतर हो गई। तभी अचानक रिया की स्कूटी चलते चलते रुक गई। रिया स्कूटी से उतरकर किक लगाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि सहेलियों ने कहा था, मगर वह उनके घर नहीं गई। सोचा था कि बारिश शुरू होने से पहले ही घर पहुंच जाएगी, लेकिन अब क्या हो सकता है। रिया का घर 2 किलोमीटर आगे है और सहेलियों के लगभग इतना ही पीछे। आखिर उसने तय किया कि स्कूटी को ताला लगाकर यहीं खड़ी कर पैदल ही घर चली जाएगी। आते समय धूप थी, इसलिए वह रेनकोट भी नहीं लाई थी। वह जिस स्थान पर थी वह एकदम सुनसान था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वह थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक बिजली गरजी और लाइट चली गई। चारों ओर धूप अंधेरा हो गया। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह अपना बैग सीने से दबाए तेजी से घर की ओर भागने लगी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे पीछे से दबोच लिया। रिया की चीख निकल गई। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, चीखती चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख मूसलाधार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में दब कर रह गई। हवस में अंधे नरपिशाच के आगे रिया बेदम हो गई। जब उसे होश आया उस समय वह अपने पलंग पर अधमरी पड़ी थी। सुबह के शायद 8 बजे थे। मम्मी पापा वे दोनों भाई बहन सहमे से खड़े थे। मम्मी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रिया को होश आता देखकर सब लोग उसके आसपास सिमट आए। रिया ने निर्जीव निगाहों से सब की ओर देखा और तभी उसके मस्तिष्क में रात की घटना कौंध गई और वह चीख मार कर पुनः बेहोश हो गई। 4-5 दिन बाद रिया की तबीयत जरा संभली। डॉक्टर आशा सुबह शाम रिया का चेकअप करने आती, अपने सामने उसे सूप या जूस वगैरह दिलवाती। इस घटना को 1 माह बीत गया। रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। घर वालों की बातों से पता चला कि उस रात जब वह काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसका भाई उसे ढूंढने निकला। रास्ते में ही उसे रिया की किताबें पड़ी दिखाई दी गई और पास ही सड़क से थोड़ा हटकर झाड़ियों में रिया पड़ी मिली। घर के नौकर चाकरों को यही पता है कि वह स्कूटी से फिसलकर गिर पड़ी है। उसके स्कूल में भी यही खबर भिजवाई गई थी। उसकी सहेलियां जब भी उसे देखने आती, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका भाई उन्हें उससे मिलने से रोक देता। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसका अगला भाग लेकर आए। तब तक के लिए बाय।